नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम मंगल का दंगल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, वार्तिक टीवी का यह स्पेशल फीचर है जिसमें हम उन मुद्दों के ऊपर डिस्कस करते हैं, बहस कराते हैं जो मुद्दे इस वक्त सियासत में गर्म हैं। और ये जो मामला आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसकी भी सियासत प्रदेश में तेज है। राजस्थान में बढ़ते रेप के मामलों को लेकर सियासत गर्म हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान की सत्ताधारी कांग्रेस आमने सामने है और इसमें जो खास मुद्दा सामने आया है वो मुद्दा है सत्ताधारी दल के एक विधायक के पुत्र के ऊपर गैंग रेप का आरोप। इसके बाद से यह मुद्दा गर्म होता जा रहा है और इसमें सियासी बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। इस मामले में जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश की कांग्रेस सरकार के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि राजस्थान में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, इसके ऊपर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पलटवार किया है। इसी को लेकर आज हम कर रहे हैं बातचीत और इस बातचीत में हमारे साथ होंगे हमारे सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट श्रीमान जगदीश जी शर्मा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पक्ष रखने के लिए आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ प्रवक्ता श्रीमती राखी राठौड़ जी, और साथ ही कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ेंगे ऑल इंडिया कांग्रेस की लीगल सेल के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट विकास जी यादव, और एक आम आदमी के हिसाब से सोशल एक्टिविस्ट श्रीमान माधव सिंह जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इन्हीं सब एस्टीम्ड गेस्ट के साथ में हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि असल बात क्या है। क्या भारतीय जनता पार्टी यानी विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उसमें सच्चाई है, या कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरह से बचाव करते हुए अपनी सरकार का और अपनी पार्टी का सामने आए हैं वो सच है। इसी को लेकर आज हम बातचीत करने जा रहे हैं। तो पहले हम आपको इस पूरे के पूरे मामले का जो मौजू है, जो रेलेवेंस है वो बता देते हैं। उसके बाद कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और हमारे एस्टीम्ड गेस्ट को जोड़ेंगे। तो अब हम आपको ले चलते हैं अशोक गहलोत ने क्या कहा। इससे पहले ये हम बताने जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व सचेतक जितेंद्र गोठवाल ने इस मामले में प्रियंका गांधी को टैग करते हुए ट्वीट किए हैं और प्रियंका गांधी को राजस्थान आने का न्योता भेजा है और यह कहा है कि वो राजस्थान में आए और देखें कि किस तरह से यहां पर बाहुबलियों के आगे, बाहुबली विधायक के आगे पीड़िता जो है वो न्याय की मांग कर रही है। और उनका यह भी इशारा था कि राजस्थान में भी लड़कियां हैं, वो लड़ना चाहती हैं लेकिन विधायक पुत्र के आगे बेबस हैं। शताब्दी एक्सप्रेस का टिकट भेजकर जितेंद्र गोठवाल ने प्रियंका गांधी कांग्रेस की महासचिव को ये मामला अवगत कराया है, उनके संज्ञान में लाया है। और इनका कहना है कि हाल ही में कांग्रेस के जो एमएलए हैं जौहरीलाल मीणा के बेटे के खिलाफ गैंग रेप का मामला सामने आया है और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए बीजेपी विधायक जितेंद्र गोठवाल आगे आए हैं। उन्होंने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को रेल का टिकट भेजकर देशव्यापी मुद्दा इसको बना डाला है। भाजपा नेता गोठवाल का कहना है कि प्रियंका गांधी राजस्थान आए और अपनी पार्टी की सरकार से गैंग रेप पीड़िता को न्याय दिलवाएं। जितेंद्र गोठवाल ने 28 मार्च की, जैसा हमने बताया, शताब्दी एक्सप्रेस की टिकट कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को भेजी। इसके बाद उन्होंने प्रियंका गांधी को कई ट्वीट्स किए हैं जिनमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक जौहरीलाल मीणा के बेटे दीपक मीणा पर नाबालिग से गैंग रेप के आरोप हैं। पीड़िता विधायक बाहुबल के आगे लड़ नहीं पा रही है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं। आपको ध्यान होगा यह नारा था प्रियंका गांधी का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले। प्रियंका गांधी के इस नारे पर तंज कसते हुए गोठवाल ने लिखा कि प्रियंका जी राजस्थान में भी लड़कियां हैं लेकिन वो लड़ नहीं पा रही हैं। इस पर अपनी सरकार और पार्टी का बचाव करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पलटवार किया और कहा वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए चार्टर प्लेन भेजकर आग्रह करेंगे कि वे राजस्थान आएं और कानून व्यवस्था के संबंध में किए गए इंतजामों और कठोर कार्रवाई की जानकारी लें ताकि भाजपा की ओर से फैलाए जा रहे भ्रम को दूर किया जा सके। सीएम गहलोत ने यह भी कहा कि 2020 में लॉकडाउन के बावजूद पूरे देश में अपराध में बढ़ोतरी हुई। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक यह वृद्धि 28% के आसपास रही, जबकि राजस्थान में 14% की कमी दर्ज की गई। इन आंकड़ों के हिसाब से गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात में तो अपराधों में 62% से भी अधिक की बढ़ोतरी हुई है, ऐसा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया। जबकि राजस्थान में लूट, बलवा, डकैती, अपहरण, रेप, चोरी जैसे अपराधों में कमी हुई है। इसी तरह गहलोत ने यह भी कहा कि 2011 में भी राजस्थान में अपराधों में करीब 5% की कमी आई है। मुख्यमंत्री गहलोत ने तो इस मुद्दे को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए कहा कि राजस्थान में भाजपा शासित राज्यों की बजाय
स्थिति राजस्थान की अच्छी है। और उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में एफआईआर दर्ज करवाने का जो नियम है वो अनिवार्य किया गया है, और उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी पत्र भेजकर पूरे देश में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य किया जाए, इसकी मांग भी की है। उनका यह भी कहना था कि एफआईआर दर्ज करने की अनिवार्यता हो जाने से असलियत सामने आती है और अपराधों में कमी भी आती है। अब यह मुद्दा जो है अशोक गहलोत की इस मांग के बाद और तूल पकड़ गया है और सियासी बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। इन्हीं खबरों की सुर्खियां भी इन दिनों बनती हुई नजर आती हैं, तो इसीलिए आज हमने इस मुद्दे को चुना है। और अब हम हमारे एस्टीम्ड गेस्ट को वेलकम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऑल इंडिया कांग्रेस की लीगल सेल के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट विकास जी यादव, भारतीय जनता पार्टी की ओर से पक्ष रखने के लिए श्रीमती राखी राठौड़ जी, सोशल एक्टिविस्ट श्रीमान माधव सिंह जी और पॉलिटिकल एनालिस्ट जगदीश जी शर्मा। आप सबका स्वागत है, नमस्कार। तो कार्यक्रम की शुरुआत हम, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है और यह कहा है, जितेंद्र गोठवाल ने भी जिस तरह से ये मुद्दा उठाया है जोरीलाल मीणा विधायक के पुत्र का, और विपक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि राजस्थान में अपराधों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। पीछे ही दिनों विधानसभा में भी डिस्कशन के दरमियान मुख्यमंत्री, जो गृह मंत्री भी हैं, उनके व्याप पर जो गृह मंत्रालय की, गृह विभाग की जो अनुदान मांगे थी, उनके ऊपर जवाब देते हुए, गृह मंत्री की ओर से जवाब देते हुए मंत्री शांति धारीवाल ने जिस तरह का एक बयान दिया, उसको लेकर बहुत बड़ी खबरें भी बनी और शर्मनाक स्थिति भी रही पार्टी की, कांग्रेस की। साथ ही विधानसभा में नकल के मामलों के ऊपर भी हंगामा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या कहना चाहती है, राजस्थान में किस तरह की स्थिति है, सरकार की किस तरह की परफॉर्मेंस है, इसलिए सबसे पहले हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ चलते हैं। राखी जी से जानना चाहेंगे कि क्या आरोप लगा रहे हैं आप लोग और क्या स्थिति है। देखिए, जो आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, उस बात का जो है सरकार ने विधानसभा के अंदर एक्सेप्ट किया है। शांति धारीवाल जी के जिस स्टेटमेंट की आप बात कर रहे थे, उस स्टेटमेंट से पहले उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि राजस्थान के अंदर दुष्कर्म के केसेस बढ़े हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब एनसीआरबी की रिपोर्ट सामने आती है और लगातार 2 सालों से राजस्थान दुष्कर्म के केसेस में नंबर 1 पर आता है, तो मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए कि हमें एक राज्य के अंदर आ गया। और देखिए, मुख्य बात यह है कि राजस्थान का कभी इस तरह का बैकग्राउंड नहीं रहा। जिस तरह की पृष्ठभूमि राजस्थान की रही, यहाँ पर आपराधिक गतिविधियां इतनी ज्यादा नहीं होती थी जो कि बाकी राज्यों में थी। लेकिन हुआ क्या कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब हो गई, जिसकी वजह से लगातार 2 साल से राजस्थान जो है वो दुष्कर्म के केसेस में नंबर 1 आ रहा है। बहुत सारे उदाहरण है, जैसा भी आपने देखा कि एमएलए साहब के बेटे भी इन चीजों में इन्वॉल्व है। कांग्रेस की दोहरी नीति इसमें साफ नजर आती है, क्योंकि अगर किसी राज्य के अंदर कोई इस तरह की घटना होती है तो प्रियंका वाड्रा लगातार वहां जाएंगी, वहां उनके लोगों से मिलेंगी, उनसे गले मिलेंगी, हर तरह का जो भी वो राजनीतिक स्टंट कर सकती हैं वो करेंगी। लेकिन जब राजस्थान में ऐसी घटना होती है तो क्यों उनको ऐसा लगता है कि लड़कियों के लिए जो यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है उसके भी साथ खड़ा होने की जरूरत है। वो अपना बर्थडे मनाने यहाँ पर आई और अलवर वाली घटना थी, वहां जाने की उन्होंने जरूरत नहीं समझी। तो इस तरह की जो दोहरी राजनीति है वो कांग्रेस की उजागर हो चुकी है। और जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हुई है राजस्थान में, निश्चित तौर पे यहाँ पर महिलाएं, मैं आपको बताना चाहूंगी कुछ साल पहले की बात, जब हमारा जयपुर शहर एनसीआरबी की रिपोर्ट में टॉप 5 स्टेट्स में सिटीज में आता था जो सेफ थी, लेकिन आज स्थिति बिल्कुल उलट है। आप लड़कियां शाम को निकलने में घबराती हैं, क्योंकि मालूम है हमें कि ऐसी स्थिति यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की हो चुकी है कि हम अगर किसी के साथ कुछ अन्याय हुआ तो कुछ कोई सुनने वाला नहीं है। और आप भी ये बात समझते हैं कि जब तक सरकार की तरफ से स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होगा तब तक ये केसेस बढ़ते जाएंगे, हौसले जो हैं वो अपराधियों के लगातार बढ़ते जाएंगे, और वही हालत जो है यहाँ पर हो रही है। मुख्यमंत्री जी पता नहीं कौन सी मैथमेटिक्स समझते हैं, लेकिन एनसीआरबी की जो आंकड़े हैं मुझे लगता है वो सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि क्या स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की राजस्थान में है। जी, तो अब हम नेक्स्ट राउंड में आपसे ये भी जानेंगे, एनसीआरबी के आंकड़ों में जिस तरह से पलटवार किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, और उन्होंने तो ये साबित किया है कि राजस्थान की स्थिति बहुत बेहतर है, तो हम आपसे ये जानना भी चाहेंगे कि आंकड़े क्या कहते हैं और क्या स्टैटिस्टिक्स हैं इसकी, वो हम आपसे जानेंगे। लेकिन इससे पहले कांग्रेस की तरफ से एक बार पक्ष ले लेते हैं। क्या कहेंगे विकास जी आप? राजस्थान की स्थिति तो यहाँ के जनता के हिसाब से तो ठीक नहीं है, जिस तरह की अखबारों में खबरें हैं, रोज सुर्खियां बनती हैं, तो आप अपना पक्ष रखिए, फिर हम आपसे एक आध सवाल भी करेंगे। हाँ जी सुभाष जी, सबसे पहले तो क्या हुआ कि शायद कोई तकनीकी व्यवधान था। आपकी जो भी वक्तव्य था या साथी जो सहभागी थे उनका वक्तव्य मेरे तक पहुंच नहीं पाया। शायद कोई वॉइस कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम थी, तो इसीलिए मेरे को दोबारा से ज्वाइन करना पड़ा एग्जिट होके। राइट। तो मैं उनको सुन नहीं पाया कि उन्होंने क्या कहा।
उनका आज उनका का ये जो कहना विषय है, है। लब्बो लुबाब में बता देता है जी आपको, हम हमारी तरफ से बता देते हैं। जी जी इनका जी उनका यही कहना है कि जिस स्थिति में राजस्थान आ गया है, यहां कानून व्यवस्था की स्थिति लचर है और दिनों दिन अपराध जी की घटनाएं बढ़ रही हैं। जयपुर का उन्होंने खास तौर पर हवाला दिया, जो कि इंडिया की टॉप 5 सिटीज ऐसी थी जो सेफेस्ट सिटी मानी जाती हैं, उसमें भी अब हालत खराब है। जी 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 जी। ठीक है, विपक्ष है, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। लोकतंत्र की ये खूबी है कि विपक्ष को भी अपनी बात रखने का हक है और सत्ता पक्ष को अपना काम करने का हक है। लेकिन सुभाष जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और आपके माध्यम से दर्शकों का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब हम लोकसभा की बात करते हैं, सबसे पहले केंद्र सरकार की अगर हम बात करते हैं, और हम उसमें देखते हैं कि भाई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स क्या है, जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं देश भर से जो आए हैं, देश की सबसे बड़ी पंचायत में जो बैठते हैं, और जब हम वो डाटा देखने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहला नाम जो आता है तेलंगाना के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पड़ती है आदिलाबाद। आदिलाबाद से एक सांसद साहब आते हैं, स्वयं बाबू राव साहब, वो बीजेपी से ही आते हैं। और उनके जब हम क्रिमिनल केसेस देखते हैं तो 52 क्रिमिनल केसेस उन पे मिलते हैं, जो सबसे पहला आंकड़ा हमें मिलता है कि भाई हाईएस्ट केसेस का हमारी संसद के अंदर कौन बैठे हुए हैं जिनका सबसे हाईएस्ट आता है, तो वो भाजपा के ही उम्मीदवार हैं। अब आगे अगर बात करते हैं कि टोटल हमारे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 521 हमारे लोकसभा के अंदर सांसद आते हैं। 521 में से 106 सांसद हमारे ऐसे हैं, 20% हम ऑलमोस्ट कह सकते हैं, जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस है। और मजे की बात तो यह है कि जब और आप उसको ब्रेकअप करोगे डाटा को, तो उसमें आप पाओगे कि 55% उस 106 का जो है, यानी कि 92 जो सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस में है इन्वॉल्व, वो भाजपा से आते हैं। तो ये तो हुई केंद्र की बात। सर, अब क्या मैं होता है कि इंटरप्ट करना देश भर के चाहूंगी एक बार। अंदर, राजस्थान की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की है ना सर आज की डिबेट, तो आई थिंक यादव साहब को टॉपिक नहीं देखिए मालूम है। राजस्थान देखिए के लॉ एंड ऑर्डर की क्राइम स्थिति का, के बारे में अगर डिस्कस करें तो क्राइम बेहतर रहेगा सर। देश की बात हो रही है कि देश में क्राइम कहां से बढ़ रहा है और क्या बातें हो रही हैं। मैंने आपको एक्चुअली इंटरप्ट नहीं किया था, तो मैं चाहूंगा कि विकास जी, एक आप मिनट भी में शायद थोड़ा आप थोड़ा जी क्लियर कर देते हैं। जी जी एक्चुअली राखी जी, इस मुद्दे को अशोक जी गहलोत ने नेशनल बना दिया है, ये कहते हुए नहीं, कि उन्होंने गृह नहीं बनाया। मंत्री। डाटा ही नेशनल, डाटा हाँ ही हाँ, सर मैं एक एनसीआरबी बार, का डाटा है, वो नेशनल डाटा है। राजस्थान का डाटा नहीं है, एनसीआरबी का डाटा है, तो तुलनात्मक बराबर है, अध्ययन जो करना राष्ट्र पड़ता पूरे है देश के लिए कि होता है, देश तो की लेकिन परिस्थितियां राजस्थान क्या के है। परिप्रेक्ष्य में बात करी ना आप उन्होंने। उसको, आएंगे, उस पे भी आ रहे हैं नहीं, विकास जी, एक मिनट। वो पूरा ओवरऑल जो गृह मंत्री के हाँ, तो ऊपर भी उन्होंने मैं तंज उम्मीद कसा है ना। करूंगा, हाँ जी। मैं उम्मीद करूंगा कि जो सहभागी हैं वो थोड़ा धैर्य बनाए रखें, थोड़ा सुनने का पेशेंस भी रखें। जब बात हो रही है तो पूरे हम बिल्कुल परिप्रेक्ष्य में पेशेंस बात है कर रहे सर। हैं, तो उतनी शांति बनाए रखेंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि जी इनके अंदर से, अब हम कैबिनेट की बात करते हैं कि देश का जो एक कैबिनेट होता है वो एक मॉडल होता है देश के लिए भी, और किस प्रकार से सरकार की क्या मंशा है और कैसे चल रही है। तो आप पाएंगे कि हमारी कैबिनेट में जो है टोटल 78 मिनिस्टर्स हैं, उसमें से 42% कैबिनेट का, आप अभी तक तो हम सांसदों की बात कर रहे थे कि चुने हुए सांसद थे, अब हम कैबिनेट की बात करते हैं कि कैबिनेट में से 78 में से 33 जो हमारे मंत्री महोदय हैं केंद्र सरकार के, वो सीरियस क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले हैं। कि 42% अगर हम उसका देखते हैं तो वो हैं जिन पे सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं। और देश के अंदर कानून व्यवस्था और इन सारी चीजों की जिम्मेवारी होती है गृह मंत्रालय पे। और इस 516 में से 521 सांसदों में से मोदी जी जो चुन के लाए, उनका आप रिकॉर्ड देखिए कि हमारा गृह मंत्रालय आज किन लोगों के पास है। गृह मंत्रालय में सबसे पहले तो शाह साहब पे एलिगेशन लगते रहे, भाजपा उसका बचाव करती रही कि राजनीति प्रेरित थे, ये था वो था, चलो हम उसको छोड़ देते हैं। लेकिन शाह साहब के दो सहयोगी एक हीरे ढूंढ के लाए मोदी जी। और वो हीरे कौन है? जिन पे मर्डर, डकैती, अटेम्प्ट टू मर्डर, इस टाइप के जिनके ऊपर नंबर ऑफ केसेस इन्वॉल्व हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनका खुद का चुनाव का एफिडेविट कह रहा है, जो उन्होंने हल्फनामा दायर किया अपने चुनाव के नामांकन के दौरान, वो हल्फनामा ये बात कह रहा है। तो वो मोदी जी दो हीरे चुन के लाए और उन दोनों हीरों को उन्होंने जो है गृह राज्य मंत्री के अंदर लिया। तो ये तो इनकी मंशा है कि जिसके अंदर हम देखते हैं कि 42% क्रिमिनल्स को कैबिनेट के अंदर लेके आए। अब बात करते हैं कि देश के अंदर अपराध बढ़ रहा है तो किस प्रदेश में अपराध ज्यादा है और किस में कम है। अब हम एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं उनका भी अध्ययन कर लेते हैं। अब एनसीआरबी की रिपोर्ट ही अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं अपहरण, मर्डर, सबसे ज्यादा 3779 एफआईआर जो हुई वो उत्तर प्रदेश में हुई।
महिला अपराध से जुड़े अगर देखते हैं तो देश भर के अंदर सबसे ज्यादा कहाँ पे हुए महिला अपराध के 49,385 मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज होते हैं। ये मैं नहीं, ये एनसीआरबी का डाटा कह रहा है, जो उन्होंने 2020 में रिलीज किया, मैं उसी रिपोर्ट को पढ़ रहा हूं। अब उसके अनुसार दूसरे नंबर पे अगर कोई आता है तो कौन आता है? बिहार आता है, जहां पर हत्या की 3,150 एफआईआर दर्ज हुई। अब महिला संबंधी अपराधों की अगर बात करते हैं तो 135 महिला संबंधी अपराध यूपी के अंदर प्रतिदिन के दर्ज होते हैं। अपहरण की अगर बात करते हैं तो 12,913 जो अपहरण के मामले दर्ज हुए, उसमें से रोजाना 35 मामले अपहरण के उत्तर प्रदेश में दर्ज होते हैं। ये डाटा बोलता है। तो भाजपा के मुंह से ये कहना कि वो राजस्थान के अंदर आरोप लगा रहे हैं कि भाई सबसे ज्यादा अपराध बढ़ गया है, राजस्थान के विषय में सबको पता है कि राजस्थान का रोजाना का आप अखबार उठा के देखिए, जो आपके राजकीय संस्करण आते हैं, आप उत्तर प्रदेश का उठाइए, आप बिहार का उठाइए जहां भाजपा शासन में है, और फिर राजस्थान का उठाइए, आप उसको देखेंगे कि एक दिन के अंदर कम से कम 15 से 20 मर्डर की जो हीनियस क्राइम की एफआईआर होती हैं या सूचनाएं आती हैं, वो आपके उत्तर प्रदेश से आती हैं। तो कहने की बजाय ये भाजपा को करके दिखाना चाहिए, अपने आचरण के अंदर उन चीजों को लाना चाहिए। मोदी जी का मुझे याद है 2014 में जब सत्ता में आना था, उससे पहले उन्होंने एक बड़ा अच्छा भाषण दिया था। हमें भी लगा था कि सच में शायद कोई बदलाव आएगा। मोदी जी ने कहा था कि जो ही मैं सत्ता में आऊंगा, मैं ऐसा परिवर्तन करूंगा कि 60 डेज, 60 दिन के अंदर जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे वो भाजपा के हैं, चाहे कांग्रेस के हैं या किसी अन्य दल के हैं, उनके लिए अलग से कोर्टों का जो है निर्धारण किया जाएगा, और 60 दिन के अंदर अंदर उसके अंदर उसका निर्णय आएगा मामले का। जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में बात थी। लेकिन 2014 से आज हम 8 साल हो गए हैं, और 8 साल के अंदर क्या हुआ कि कैबिनेट के अंदर 42% तो क्रिमिनल्स को नवाज दिया गया, और टोटल की अगर बात करते हैं चुने हुए सांसदों में से क्रिमिनल्स की, तो 90% जो है वो भाजपा के आ गए टोटल उसमें से। तो ये तो भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। राजस्थान के राइट। अंदर अशोक गहलोत साहब जो है वो जननायक की छवि रखने वाले नेता हैं। उन्होंने हर प्रकार से अपराध को लगाम लगाने के लिए काम किया है। आप आंकड़ा उठा के देखिए, जब से गहलोत साहब आए हैं, क्राइम का पहले की तुलनात्मक अध्ययन से देखेंगे तो आप नेशनल क्राइम जो बढ़ा है एनसीबीआर की रिपोर्ट के अनुसार, उसमें डिक्लाइन हुआ है, जिसको कि स्पष्ट रूप से गहलोत साहब ने भी कहा है। गुड। तो जी अब सुभाष जी। हम नेक्स्ट राउंड में आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे, ठीक है, आपने डिफेंड तो बहुत अच्छे से किया है, और गहलोत साहब की तर्ज पर आपने भी कहा कि जो बीजेपी शासित राज्य है उनके मुकाबले में राजस्थान की स्थिति बेहतर है, लेकिन आपके काबीना के मंत्री विधानसभा के सदन के अंदर ये कहते हैं कि रेप इसलिए राजस्थान में होते हैं क्योंकि राजस्थान मर्दों की धरती है। इस तरह के भी आपके ही काबीना मंत्री अभी इसमें विवाद में भी आए थे। उस पर हाँ, उस पर नेक्स्ट राउंड में हम आपसे जानेंगे, और साथ ही ये भी आपसे हम जानना बिल्कुल। चाहेंगे कि प्रियंका गांधी जो हैं, महासचिव हैं कांग्रेस की, आपकी पार्टी की शीर्षस्थ नेताओं में से एक हैं, वो जब भी कभी उत्तर प्रदेश में कोई अपराध की इस तरह की घटना होती है वहां पहुंच जाती हैं, जैसा कि अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रतिनिधि भी कह रही थी। ये आपने तो क्या बड़ा ही सही प्रश्न किया है। मैं जी इसका बिल्कुल जरूर आपको उत्तर दूंगा। हाँ, तो कि अब क्या आएंगे, परिस्थितियां हैं और क्या घटना घटी। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे उस तरफ, क्योंकि वो यदि देश की नेता है, महासचिव है कांग्रेस की, तो उनको राजस्थान की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अब हम जगदीश जी के पास चलते हैं। जगदीश जी क्या कहेंगे, ये तो आंकड़ों का खेल हो रहा है, लेकिन जिस तरह की खबरें रोजमर्रा छप रही हैं उसमें आप क्या सोचते हैं, किस तरह से देखते हैं इसका राजस्थान का, और राजस्थान की पृष्ठभूमि, जैसा कि अभी राखी जी ने भी इशारा किया कि राजस्थान ऐसा प्रांत रहा है जहां एक बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा है, और ऐसी परंपरा है कि गांव की बहू बेटी जो है वो किसी जाति धर्म की हो, लेकिन वो गांव की बहू बेटी मानी जाती थी। और हमारे यहाँ पर इस तरह के भी रिवाज हैं कि भात भरने भी राजस्थान के लोग कहीं जाते हैं तो वहां उस गांव के आसपास की बहू बेटियों को भी इकट्ठा किया जाता है, बहन ही कहा जाता है। लेकिन आज स्थिति बहुत देखने लायक है, और अपराध जिस तरह से बढ़ रहा है वो राजस्थान के लिए तो कम से कम ठीक नहीं है। वो उदाहरण आपने उत्तर प्रदेश का और बिहार का दिया है, लेकिन वहां के मुकाबले में राजस्थान बहुत शांत प्रदेश माना जाता रहा है। लेकिन आज के जो आंकड़े हैं, आज की जो खबरें हैं, ठीक है आंकड़ों के हिसाब से आप जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन खबरों के हिसाब से तो बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। जी जगदीश जी क्या कहेंगे? सुभाष जी देखिए, बहुत दिनों बाद जो है यादव साहब आज हमारे प्रोग्राम में आए हैं, और ये जिस ढंग से जस्टिफिकेशन इतिहास के साथ करते हैं, चाहे वो कोई भी मुद्दा उठा लीजिए आप, कांग्रेस का हालचाल बताने के लिए ये सारे मुद्दे इतिहास से निकाल के लाते हैं, करंट पे बात नहीं करते। करंट पे बात इसलिए नहीं करते कि हालत बहुत ज्यादा खराब है। जब पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट आती थी और क्राइम बढ़ता था या क्राइम बहुत ज्यादा होता था,
तो ये कहा जाता था कि भाई राजस्थान की कनेक्टिविटी जो है ट्रेन से, एयर से, बस से, इन सब से बहुत अच्छी हो गई है, इसलिए लोग दूसरी स्टेट के क्राइम करने वाले यहाँ आते हैं, क्राइम करते हैं और तुरंत भाग निकलते हैं, इसलिए हम ज्यादा उनके ऊपर हाथ नहीं रख पाते। अभी स्थिति कोई न कोई बहाना ढूंढने की स्थिति बनी रहती है। मैं राजस्थान पर ही कंसंट्रेट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी नेशनल आंकड़ों के ऊपर ध्यान नहीं दिया है, तो मैं राजस्थान की बात करता हूँ। अभी एक नया ट्रेंड चला है, कोई भी क्राइम हो जाए सबसे पहले तो चीफ मिनिस्टर खुद ही बोलेंगे, वो दूसरों को, अपनी पार्टी के लोगों को बोलने ही नहीं देते। बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं दूसरी पार्टी के लोग, जैसे आपने अभी विधानसभा में उदाहरण दिया कि कैबिनेट के जो दूसरे नंबर के सीनियर मोस्ट मंत्री हैं शांति धारीवाल जी, वो कहते हैं अब क्या करें, राजस्थान मर्दों की धरती है, इसलिए यहाँ तो ये क्राइम तो होगा ही होगा, रेप तो होगा ही होगा। अब जब मेंटेलिटी किसी मिनिस्टर की या मिनिस्ट्रीज की ये हाल है, तो क्राइम को रोकने का सवाल कैसे उठ सकता है, आप अंदाजा करिए। वो पहले होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं शांति धारीवाल जी, होम मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो उनके पास रह चुका है। तो वहां हुआ क्या है, किसी ने हास्य पैदा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक नेता ने प्रियंका गांधी जी को टिकट भेजकर ये इनिशिएटिव लिया, ये ध्यान दिलाने की कोशिश की कि आप आइए देखिए किस किस तरीके के केस के मैटर हैं। राजस्थान में पहले रेप के केसेस बहुत कम होते थे कंपैरेटिव दूसरे स्टेट्स के। आप सही कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन की 3 गुना है राजस्थान से, उत्तर प्रदेश का एरिया बहुत है, और वो क्रिमिनल पहले से ही वहां खूब है। वो केवल बीजेपी की देन नहीं है, बीजेपी की देन में तो अब क्राइम करने वाले भागते हैं, बुलडोजर बाबा को का नाम सुनते ही जेल में जाते हैं, खुद ही पट्टी लगाकर कि हमको अंदर कर लो, थाने पर जाते हैं। लेकिन राजस्थान की बात कर रहे हैं हम, यहाँ राजस्थान के रेफरेंस में बात हो रही है। तो राजस्थान में अगर ये इस तरह का आंकड़ा निकालेंगे कि भाई कितने परसेंटेज क्या है, कितनी पॉलिटिशियन में कितना आते हैं, कैबिनेट में कितने लोग हैं जिन पे क्रिमिनल केसेज हैं, लेकिन देश में जो बड़े क्राइम हुए हैं, आज भी जो बड़े क्राइम हो रहे हैं, वो या तो कांग्रेस के लोगों के बीच में हो रहे हैं या कांग्रेस से अलाइंड दूसरी पार्टी के लोगों से हो रहे हैं। सारे अखबार भरे पड़े हैं, आप देख लीजिए उठाकर। अब आप आइए राजस्थान के इस आंकड़ों के बारे में। अशोक गहलोत जी के किस कोहनी पे किसी ने गुड़ लगा दिया है, ये केंद्र में जाकर बड़ी ड्यूटी निभाने वाले हैं और राष्ट्रीय कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, तो वो अब छोटी बात करते ही नहीं है, वो सीधे ही नेशनल की बात करते हैं। वो उन्होंने हवाई जहाज का एक भेज दिया कि हम चार्टर्ड प्लेन भेज देंगे, आप आ जाइए देख लीजिए। तो वही कंपैरेटिव करने की बातचीत। ऐसे एक एक क्राइम के ऊपर कोई देश का होम मिनिस्टर किसी स्टेट में जाता है क्या? वो तो तब जाता है जब इश्यू बिल्कुल पानी जो है सर के ऊपर से निकलना शुरू होता है। तो इस तरह की बातें करने का कोई तुक नहीं है। बातें तो तब हों जब आपने कोई एक्शन उस कांग्रेस विधायक के मामले में लिया हो, उसके लड़के को गिरफ्तार कर लिया हो कोई, और ये इस तरह की घटनाएं इन दिनों में खूब हुई है। बांसवाड़ा में हुई थी, इधर नागौर में 2-3 घटनाएं हुई हैं, कोटा और बूंदी में इस तरह की खूब घटनाएं हुई हैं, जिनमें कि क्राइम करने वाले कांग्रेस पार्टी के लोग थे, और कांग्रेस पार्टी के लोगों को बचाने के लिए पूरी सरकार एक शील्ड के तरीके से खड़ी हो गई। और अशोक गहलोत जी इतनी लंबी बात करते हैं कि उसके नीचे ये शील्ड वगैरह तो कुछ नजर ही नहीं आती। वो तो पूरी नेशनल और इंटरनेशनल ही बात आजकल करते हैं। जब कोई क्राइम की बात करता है तो वो कहते हैं कि होम मिनिस्टर को बुला लो या ऐसा कर लो। तो ये एक तरीका है, उनको भी ये लग गया कि मीडिया में आप ओवर बिडिंग करिए, उसके अलावा कोई जरूरत नहीं है। क्राइम व्राइम की चलता रहता है, ये होता रहता है। कितने भी क्राइम की घटनाएं आप देख लीजिए, हमारे यहाँ जो रिपोर्ट हो रही है क्राइम, उन क्राइम का इन्वेस्टिगेशन किस तरीके का है ये देख लीजिए। जो एसीबी काम कर रही है, आए दिन रोजाना कम से कम 1 दर्जन लोगों को ट्रैप कर कर और सामने आ रही है। कैसे आ रही है कि आपके प्रशासन में इतना भ्रष्टाचार भरा हुआ है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो ये मैं बात कर रहा हूँ, ये दूसरी जगह से कहीं ऐसी खबरें कम आ रही। गुड पॉइंट, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये बात बिल्कुल सामने भी दिख रही है कि जिस तरह से
भारतीय जनता पार्टी ने ये मुद्दा, ठीक है वैसे तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का काम कर रही है राजस्थान में, लेकिन आपको भी ध्यान होगा जगदीश जी, अब मैं माधो सिंह जी के पास जाऊंगा वैसे, लेकिन आपको भी ध्यान होगा कि भैरू सिंह शेखावत जब मुख्यमंत्री थे तो 2-4 घटनाएं रेप की हुई थी राजस्थान में इस तरह की, और उस वक्त जो सिस्टम है, कांग्रेस जिस तरह से आक्रामक विपक्ष की भी भूमिका निभाती है और कांग्रेस के साथ में कुछ जो बाकी जो विचारधारा है वो भी साथ लगती है, तो राजस्थान को उस वक्त हेडलाइंस में रेपिस्तान कहा गया था। अब लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस तरीके से तो विरोध नहीं दर्ज करा पा रही है, और अशोक गहलोत ने जिस तरह से पलटवार किया है और जिस तरह से ये पिक्चर दर्शाई है कि गुजरात की स्थिति जहां अमित शाह आते हैं और गृहमंत्री हैं देश के, वहां पर भी अपराध बढ़ा है। हालांकि हम बीजेपी के प्रवक्ता से पूछेंगे कि क्या स्थिति है, और ये अशोक गहलोत ने जिस तरह से इस मुद्दे को पूरा देशव्यापी बना दिया है, और जबकि भारतीय जनता पार्टी इस मामले को विपक्ष के तौर पे उठा तो रही है, लेकिन उतना तैयारी के साथ नहीं उठा रही है। माधव सिंह जी क्या कहेंगे, एक आम आदमी क्या सोच रहा है, राजस्थान की कानून व्यवस्था की स्थिति किस तरह की चल रही है, आप कैसे देखते हैं? नमस्कार। सभी को नमस्कार। आम आदमी तो परेशान है क्योंकि ये जो आंकड़ों का पॉलिटिकल पिंग पोंग चलता रहता है दोनों मुख्य पार्टियों के बीच में, उसमें आम आदमी तो क्या करे, वो तो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। भाई हमें क्या मतलब है दूसरी जगह क्या है, राजस्थान में क्या हो रहा है, ये बचाव जो हो रहा है, ये सारे के सारे जो लोग हैं वो उसमें ज्यादातर लोग, उनको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन है, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन है। पुलिस के अंदर पुलिसिंग का जो लीडरशिप है वो बहुत ही ज्यादा, उसमें सुधार की गुंजाइश है। ये बहुत पहले ही जो पुलिस रिफॉर्म्स हो जाने चाहिए थे हिंदुस्तान में, कि पुलिस को राजनीतिक जो नियंत्रण है उससे दूर करें। राजनीतिक के कोई डिसाइड करेंगे कि किस आदमी को चोर माना जाएगा, किस बात को नहीं माना जाएगा, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी अपने क्षेत्र के नाम पे, कभी अपने रिश्तेदारी के नाम पे, कभी आइडियोलॉजी के नाम पे अपराधियों का बचाव किया जाता है, जबरदस्त बचाव किया जाता है। तो देखिए पॉलिटिकल पार्टियां आक्रामक होती रहे, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करती रहे, लेकिन मूल जो समस्याएं हैं वो वहां की वहीं खड़ी हैं। कोई भी आम आदमी चला जाए पुलिस के थाने में अपराध की जो है ना वो उसकी रिपोर्ट कराने के लिए, आप बता दीजिए क्या हो जाएगा उसके साथ में। तो ये चरित्र जो पुलिस का है और उसकी कनेक्टिविटी जो है आम आदमी की तरफ से, और विशेषतर महिलाओं के बारे में, उनसे उनका कैसा जो है ना वो व्यवहार होता है, चाहे वहां पे महिला पुलिस बैठी हो, फिर भी वहां पे कोई बहुत ज्यादा अधिक फर्क नहीं आता है कि वहां पे महिला डेस्क लगा दी गई है और कोई परेशान, मान लीजिए ये जिन अपराधों की बात हो रही है, जो बलात्कार की बात हो रही है, जो छेड़खानी की बात हो रही है, वो उसमें कोई भी लड़की चली जाए, वहां पे कोई भी महिला चली जाए, सबसे पहले तो उसकी ड्रेस के ऊपर वो जो है ना वो आक्षेप लगाएंगे। मैंने ये होता हुआ देखा है सामने, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप ऐसे कपड़ों पर रहोगे तो ऐसा होगा ही। तो ये जो पुलिस में जो भर्ती की जा रही है उसकी ट्रेनिंग की समस्या है, उनको जो ओवरलोड है, ओवरवर्क है, उसकी समस्या है। फिर सबसे बड़ी जो आवश्यकता है या सबसे बड़ी समस्या है वो पॉलिटिकल प्रोटेक्शन की, वो समस्या है कि अपराधियों को जाति के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से उनको संभाल के रखना है कि हमारे काम आएंगे। तो ये एक, और जहाँ तक यूपी की बात हो रही है, देखिए साहब मैं तो अभी 2 दिन पहले यूपी से आया हूँ। यूपी में ये आंकड़ेबाजी क्या हो रही है, उसके रिपोर्ट क्या है, वो एक अलग बात है, लेकिन वहाँ के लोग जो रहने वाले आम लोग हैं, पॉलिटिशियन की या इंटेलेक्चुअल सो कॉल्ड की बात नहीं हो रही है, वो तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत अपराध कम हुआ है, हम लोग आराम से आ जा सकते हैं। ये मोटा मोटा आम आदमी वहाँ पे बता रहा है। अब वहाँ की जनसंख्या भी 24-25 करोड़ है, तो संख्याओं पे हम क्यों जा रहे हैं? जो असली समस्या है उसको कोई नहीं छू रहा है, ना कांग्रेस छूना चाहती है, ना माफ कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी भी नहीं छूना चाहती। पुलिस रिफॉर्म आप करिए, उसमें आप पॉलिटिकल कंट्रोल से अलग करिए, पुलिसिंग को क्यों नहीं करते हैं? और बल्कि न्याय व्यवस्था को भी एक तरह से जो है ना उसको भी अलग करिए। यहाँ हो ही नहीं रहा है। आप देखिए कितने बड़े बड़े क्राइम करके लोग बच के घूम रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं, बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े प्रभावशाली लोग हैं, बहुत पैसा है उनके पास है, बहुत संपर्क है।
नाम लेने से कोई फायदा नहीं है, हमें मालूम है हम किन की बात कर रहे हैं। वो बचे हुए घूम रहे हैं, 20 साल हो जाएंगे, 30 साल हो जाएंगे, वो उनको सजा नहीं मिलेगी। तो सजा किसको मिलेगी? छोटे छोटे वाले किसी चोर को मिलेगी, कोई तरबूजा उठा के भाग गया उसको मिलेगी, कोई रोटी उठा के भाग गया उसको मिलेगी, कोई मुर्गी उठा के भाग गया उसको सजा मिलती है। और बड़े लोगों को सजा इसलिए नहीं मिलती है कि उनको राजनीतिक संरक्षण पूरी तरह से प्राप्त है, आज से प्राप्त नहीं है, 1970 के दशक से बहुत ही अच्छी तरह से प्राप्त है। और अब कोई भी बात हो, जो पीरियड है उसको तो बताना ही पड़ेगा कि ये शुरुआत जो है वो कांग्रेस पार्टी के जमाने में हुई है। दिस इज ए हिस्टोरिकल फैक्ट, वी कैन नॉट डिनाई इट। तो इसमें पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस है और जो पुलिस हाँ, रिफॉर्म्स हैं उसके ऊपर यस, मुख्य बात तो उस पे होनी चाहिए, बाकी तो यस, घटनाएं होती रहेंगी। यस, यू आर राइट, दूसरी जहां एब्सोल्युटली। तक रेप की बात है, उसमें उसमें बहुत सारे जो है ना वो न्यू इंटरवेंशन आए हैं, बहुत सारे न्यू जो है ना वो चीजें आई हैं। तो उसका पहले से हमारी ब्यूरोक्रेसी उसके लिए तैयार ही नहीं है कि उसके लिए वो तैयारी करके रख दे। इतने सारे जो युवा हैं उनके सामने अभी इतने सारे इस तरह के जो चीजें आती रहती हैं, चित्र आते रहते हैं, वो उनके सामने इजीली अवेलेबल है, तो वो भी एक समस्या है। और दूसरा एक इंटरेक्शन बढ़ रहा है, वो भी एक समस्या है। और दूसरी बात यह है कि देखिए कुछ क्षेत्रों में अगर अपराध होंगे तो उसको तो छुपाया जाएगा, उसके बारे में बात ही नहीं होगी। ये हमारे देश की सबसे बड़ी त्रासदी है। और कुछ देशों में, कुछ प्रदेशों में अपराध होंगे तो उसके ऊपर तांडव मच जाएगा, ये एक दूसरी है। तो हम ऑब्जेक्टिवली ना, मीडिया का बहुत बड़ा हिस्सा भी ऑब्जेक्टिवली नहीं बात कर रहा है, पॉलिटिशियंस पुलिस रिफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और इंटेलेक्चुअल्स और प्रोफेसर्स हैं वो जो अपराध हैं उसके अंदर जाति और क्लास ढूंढ रहे हैं। ये बात सही कह रहे हैं आप। वो बहुत ये जो पते की बात जिसको कहते हैं वो यहीं आकर टिकती है। और आपने ये भी बहुत अच्छी बात कही, और रेफरेंस के तौर पर हम हमारे जो एस्टीम पैनलिस्ट हैं उनको भी ये जैसा माधव सिंह जी ने पॉइंट आउट किया है, ये बात बहुत गंभीर बात है कि यहां तक कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून में जो अपराधी होते हैं वो भी सरकार के इस नेटवर्क में इस तरह से होते हैं कि उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए भी सरकार की इजाजत चाहिए होती है। सरकार के बिना परमिशन के वो प्रोसिक्यूशन ही नहीं कर सकते। दूसरा एक जो बहुत बड़ी खामी के तौर पर जुडिशियल सिस्टम की तरफ इशारा किया माधव सिंह जी ने, जुडिशियल सिस्टम की हालत यह है कि यदि हम सरकारी वकील की स्थिति देखें पैरवी करने के लिए, तो सरकारी वकील अपॉइंटमेंट होते हैं, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स, जबकि ये प्रोवोकेटिव होना चाहिए हाई कोर्ट्स का, कोर्ट्स का, और एक एग्जाम होना चाहिए इसका बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कि कौन प्रोसिक्यूट करेगा, इसके लिए किस तरह का एक्सपीरियंस होना चाहिए उस वकील को, किस तरह से उसका इंस्टीट्यूशन रहा है आज तक का और क्या उसका एक्सपीरियंस है, इस तरह का, और टैलेंट की स्थिति सारी चेक होनी चाहिए। अदरवाइज सरकारी अपॉइंटमेंट तो ये पार्टी के हिसाब से वहां मिल जाते हैं। और जहां तक पुलिस की बात कही, पॉलिटिकल विल है ही नहीं कि पुलिस को आजाद किया जाए। पुलिस को आज भी हमने अंग्रेजों के जमाने की सैल्यूट मारने वाली और सरकार के इशारे पर किसी को भी पकड़ के ले जाने वाली एजेंसी बना रखा है। वो आज भी हमारे देश के लोगों को उस तरह का न्याय इसीलिए तो नहीं मिलता है कि वो अंग्रेज की बनाई हुई एक टूल के रूप में आज भी काम कर रही है। गरीब गुर्गे को कभी पकड़ लिया जाता है, 2-2 दिन तक थानों में पटक दिया जाता है, कहीं कोई पॉलिटिकल विल उस तरह की नहीं है। अब हम चलते हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के पास में, और राखी जी से हम जैसा उन्होंने भी इशारा किया कि हम आज राजस्थान की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि अशोक गहलोत ने और आपके भी जो विधायक हैं जितेंद्र गोठवाल, उन्होंने भी इसको नेशनल एक मुद्दा बनाया है, क्योंकि प्रियंका गांधी को इसमें लाना और फिर गृह मंत्री को इस बारे में चार्टर प्लान की पेशकश करना, और एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं इसके अनुसार भी जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में स्थितियां ज्यादा खराब हैं, तो ऐसे में अशोक गहलोत ने जो कहा है, अशोक गहलोत का यह कहना है कि 62% का रिकॉर्ड गुजरात में है अपराध के मामलों में, जबकि राजस्थान की स्थिति बहुत बेहतर है। एक तो इसके ऊपर आप अपना पक्ष रखिएगा, और दूसरा ये कि पार्टी विद द डिफरेंस का नारा देने वाली जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसने भी क्या किया है? क्या वो कांग्रेस की ही बी टीम है, कांग्रेस की ही नक्शे कदम पर चलती हुई नजर आ रही है, कि या वो उनमें भी कोई विल है जो कि इस तरह के जो सुधार हैं वो कर सकें? जी राखी जी। देखिए सुभाष जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी, कांग्रेस ने लगातार जिस तरह की भ्रम की स्थिति पैदा कर रखी है, वैसा ही कुछ डेटा, अफसोस है मुझे कि यादव साहब ने यहाँ पर दिया। एनसीआरबी की 2020 की आप रिपोर्ट अगर देखेंगे तो राजस्थान के अंदर 5310 केस हुए हैं, और यूपी के अंदर
770 केसेस हुए हैं, और ये ऑफिशियल डेटा है जो कि दिखा रहा है कि ये केसेस हुए हैं। और आप देखिए जनसंख्या में कितना ज्यादा डिफरेंस है। उनकी जनसंख्या, यूपी की जनसंख्या और राजस्थान की जनसंख्या में 3 गुना का फर्क है। लेकिन अफसोस है कि आप इस तरह के चैनल पर भी आकर के इतनी झूठी रिपोर्ट जो है वो देते हैं, और यही काम इनके मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं। उनको एक्चुअली आइडिया नहीं, मैंने पहले भी कहा कि गणित का ज्ञान कम है, क्योंकि ये फिगर्स जो होते हैं वो रिलेटिव टू पॉपुलेशन अगर देखेंगे तो राजस्थान बहुत आगे निकल चुका है, क्योंकि हमसे 3 गुना जनसंख्या वाला प्रदेश अगर हमसे आधी नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर करता है तो कौन ज्यादा और कौन कम। तो मुझे लगता है ये गणित समझाने की जरूरत है। और अगर आंकड़ों की बात करना चाहते तो आंकड़े पे कर दीजिए। पुलिस ने ये एक्सेप्ट किया है कि 2021 के अंदर दुष्कर्म के केसेस 23% बढ़े हैं, हत्या के केसेस 21% बढ़े हैं। ये रिपोर्ट जो बता रही हूँ यादव साहब, मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ की जो पुलिस डिपार्टमेंट है वहां के रिकॉर्ड से मैंने उठाया, और ऑथेंटिक रिकॉर्ड है, झूठी बात इसके अंदर कोई भी नहीं है। देखिए जहां तक रिकॉर्ड की बात है, हमारे दोनों वक्ताओं ने यह बात एक्सेप्ट करी कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश रहा जो कि शांत प्रदेश था, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, और देखिए होता क्या है कि जब तक हम अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हम उसमें सुधार भी नहीं कर सकते। एक्सेप्ट हमारे मुख्यमंत्री जी करते नहीं है, उनको ना जाने कहां जाना है, लेकिन राजस्थान प्रदेश को जिस तरह से गर्त में लेके जा रहे हैं, मुझे लगता है अन्याय कर रहे हैं राजस्थान के साथ, यहाँ की महिलाओं के साथ। हो क्या रहा है यहाँ पर अल्टीमेटली कि 99 के फेर में जो कांग्रेस की सरकार यहाँ पे पड़ी, उन्होंने जब होटल में बंद हुए सारे विधायक, मुख्यमंत्री जी ने उन सबको कहा कि ये जो आपको नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेंगे। आज हमारे स्टेट के अंदर स्थिति ये है कि हर विधानसभा के अंदर एक मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, अपनी इच्छा से वहां पर पुलिस के अधिकारी लगाए जाते हैं। पुलिस अधिकारी इस तरह से नहीं कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी कैपेसिटी क्या है, योग्यता के आधार पे नहीं, लेकिन चॉइस के आधार पे लगाया जाता है। और इसीलिए एक बहुत बड़ा मुद्दा कैलाश बोरा जैसा केस, जिसने की दुष्कर्म पीड़िता के सुनवाई करने के लिए जयपुर के अंदर पीएचक्यू के अंदर उस महिला को बुलाया और एसीबी ने वहां जाके उसको पकड़ा रंगे हाथों। तो देखिए एसीबी की जांच बहुत सारी चल रही है, लेकिन अभियोजन स्वीकृति नहीं मिल रही है। भ्रष्टाचार के अंदर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो राजस्थान के अंदर बिल्कुल टॉप छू रहा है हम राजस्थान। तो इस तरह के रिकॉर्ड, क्योंकि यादव साहब रिकॉर्ड पे ज्यादा जाते हैं, आंकड़ों पे ज्यादा जाते हैं, तो मैं भी आंकड़ों पे आती हूँ, लेकिन राजस्थान के बारे में जानकारी इनकी कम है। राजस्थान के अंदर लगातार दुष्कर्म के केसेस बढ़ रहे हैं। पुलिस का आप देखिए, अलवर के अंदर एक ऐसी घटना हुई जिसके अंदर महिला को 3 दिन तक थाने में बिठाए रखा और उसके बाद वहां का थानेदार उसके साथ दुष्कर्म करता है। इसके अलावा सीकर के अंदर पूछताछ के लिए चौकी में बुलाया, लेकिन थाने के अंदर ये सेम, दौसा के अंदर भी सेम केस हुए। यानी कि आप देखिए आम अपराधी तो है ही है, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि पुलिस भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। साथ में मैं आपको बताऊं, पिछले 1 साल के अंदर स्कूलों के अंदर 13 ऐसे केसेस हुए जिसमें जो वहां के पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उन्होंने दुष्कर्म किया, और एक में भी कोई चालान पेश नहीं हुआ, एक में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बार बार ये कहा जाता है कि हमने एफआईआर कंपलसरी कर दी। यादव साहब मुझे बता दें, मुझे तो 3 ही चीजों का ज्ञान है कि 3 तरीके से एफआईआर दर्ज होती है, या तो थाने पर होती है, एसपी ऑफिस पे होती है, या कोर्ट के माध्यम से हो रही है। मुख्यमंत्री जी ने कोई और चौथी प्रक्रिया फॉलो करी हो या कोई और आपको बताया हो रास्ता कि चौथी तरीके से भी अगर एफआईआर दर्ज हो सकती है तो वो बताएं। ये 3 पहले भी थी और मना किसने किया? इस तरह की बातें करके फेस सेविंग कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर लोग जो है वो देख चुके हैं। और जहां तक आप कहते हैं कि भाजपा शासित है, यूपी में एक बहुत बड़ा उदाहरण है इस बात का कि किस तरह से वहां लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति एक्चुअल रूप में बहुत बेहतर कंडीशन में आई। और एनसीआरबी की रिपोर्ट बता रही है, गलत रिपोर्ट बता करके गुमराह करना छोड़ दीजिए। कांग्रेस जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगी उनकी गलतियां, मुझे लगता है जनता के साथ ना न्याय कर रही है, ना वो अपने साथ भी कोई न्याय कर पा रही है। एंड विकास जी, ये बात जो एक बार इनसे ये पूछ लीजिएगा सुभाष जी कि एनसीआरबी की 2020 की रिपोर्ट एक बार वापस चेक कर ले, क्योंकि गलत बताई उन्होंने अभी। हाँ, आई कैन चैलेंज, आप अभी चेक कीजिए, फोन सबके हाथ में है, अभी चेक कीजिए नंबर ऑफ जो दुष्कर्म है 2020 के अंदर हर स्टेट में कितना है। चैलेंज दिस, ये गलत झूठ जो है, कांग्रेस ने झूठी राजनीति करी है, और इस चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज करती हूं कि आपने गलत आंकड़े पेश किए हैं। वो बात एकदम आपकी सही है। इस मामले में विकास जी से हम जानेंगे भी एक्चुअली क्या है कि ओवरऑल जो क्राइम होता है, जिसमें माइनर क्राइम्स होते हैं, जैसा कि अभी माधव सिंह जी ने भी इशारा किया कि माइनर क्राइम्स को भी जैसे कोई मुर्गी चोरी का आरोपी है तो वो चोरी के आरोप में आएगा, लेकिन रेप का जो पर्टिकुलर रेप का जो पर्टिकुलर डाटा है वो ज्यादा है, वो ज्यादा है। अपने पास आजकल सबके हाथ में फोन है, बिल्कुल ज्यादा है वो, और इसीलिए तो राजस्थान विधानसभा में उस दिन मुद्दा उठा कि राजस्थान एक बिल्कुल रेपिस्तान बनता जा रहा है। ये बात भी उठी थी और विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि
रेप को रोकने में राजस्थान सरकार विफल रही है। इसीलिए तो फिर शांति धारीवाल जो मंत्री हैं उनको एक तरह का जो एक घिनौना सा बयान देना पड़ गया कि वो मर्दों की धरती है, इसलिए ऐसा कुछ होता है। शर्म आती है सर कहते हुए ये बातें। यादव साहब करेंगे इसको एंडोर्स अभी। बिल्कुल घिनौना बयान था और इसकी जितनी मजम्मत की जाए, जितनी भर्त्सना की जाए उतनी करनी चाहिए और आम आदमी को भी करनी चाहिए कि इस तरह एक इतना बड़ा जिम्मेदार कई बार मंत्री रहे शांति धारीवाल। और जैसा कि जगदीश जी भी कह रहे थे कि गृह मंत्री की पदवी और मुख्यमंत्री इस वक्त गृह मंत्री हैं, उनके बिहाफ पर जवाब दे रहे थे, वो अधिकृत थे, वो कोई ऐसा नहीं कि उठ के कोई एक सदस्य की तरह उठ के बात करने लग गए हो, वो मुख्यमंत्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे वहां पर। ऐसे में भी कोई कार्रवाई नहीं होना। और अब हम विकास जी को एक और बात पूछेंगे, वो अपनी बात तो कहेंगे ही और जो बीजेपी ने बात जो क्लियर की है उसको भी बताएंगे, लेकिन हम हमारी तरफ से एक बात रखना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो रूल करने का जो एक फार्मूला है, जो सरकार चलाने का एक जो मॉडल है, वो बहुत चर्चा में है। और विकास जी आपको यदि पता ना हो तो हम बता देते हैं आपको कि राजस्थान में विधायकों को जिस तरह के पावर अशोक जी गहलोत देते हैं, और ये अलिखित कानून है कि विधायक के इलाके में थानेदार से लगाकर एक्सीएन, एएन, जेएन, इंजीनियर, पीडब्ल्यूडी, पीएचडी कोई भी हो, बिना विधायक के चॉइस के वो लग नहीं सकता है। और राजस्थान में इस वक्त ये स्थितियां हैं, बताई जा रही हैं मीडिया रिपोर्ट्स में भी, कि एमएलए को भी बंदी देनी पड़ रही है, उनको भी एक मंथली वो देना पड़ता है इन अफसरों को। और थानों की स्थिति भी ये है, कई थानेदार तो वहां से भाग के जाना चाहते हैं कि वो किस किस को पैसा दें। ये स्थितियां आई हुई हैं। ये एमएलए को जो एक तरह का वो दिया हुआ है ना, वो बहुत कबाड़ा हो रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे जी विकास जी? देखिए, मैं सिलसिलेवार आपको बताऊं सुभाष जी। एक तो क्या है कि नेचर ने हमें हमेशा ये किया है कि हमें दो कान दिया एक मुंह दिया। वो शायद इसीलिए दिया कि पहले हम हर बात को सोचे समझे अच्छे से, फिर उस पर प्रतिक्रिया दें। तो मैंने अपने पूरे वक्तव्य में कहीं ये नहीं कहा कि बलात्कार के मामले उत्तर प्रदेश में ज्यादा है और राजस्थान में कम है। जो साथी वक्ता ने कहा वो शायद और कहीं दिमाग कहीं दूसरी तरफ उनका आकर्षित था और वो सुन नहीं पाई कि मैंने क्या कहा था। उसी में आप उसी के बारे में कि मैंने क्या कहा था। मैंने हर एक शब्द, देखिए ऐसा है, आपने मना किया, फिर वो बीच में फिर वो मच्छी बाजार होता है। ये डिबेट का कोई तरीका नहीं होता कि मछली बाजार की तरह आप बीच में आ जाएं, मच्छी बाजार की तरह बीच में आ जाएं, ये कोई तरीका नहीं होता है डिबेट का। आपको पेशेंस रखना चाहिए, आपको पेशेंस रखना चाहिए कि नहीं, ये बता दीजिए आप। सुभाष जी, ये कोई तरीका नहीं है कि आप इस प्रकार से करना चाहते हैं तो आई एम सॉरी। लेट अस स्पीक। नंबर 1 है कि नहीं है यादव साहब? लेट अस स्पीक। चुप हो जाऊंगी अभी। लेट अस स्पीक। एक बार विकास जी को बोलने बता दीजिए। हाँ, मैं बोल रही हूँ ना कि आप ये बता दीजिए राजस्थान में 1 नंबर में है कि नहीं दुष्कर्म के केसेस में, ये बता दीजिए, मैं अभी चुप हो जाऊंगी। लेट हिम स्पीक। या तो सुभाष जी आप ये करेंगे, नहीं बोलेंगे, पढ़ा देंगे, वैसे चले, ये कोई तरीका तो नहीं होता है ना। आप बोलिए। फंस गए सर। हाँ, तो सुभाष जी ऐसा है कि मैं एक अधिवक्ता होने के नाते राजस्थान के केसेस भी देखता हूं, सुप्रीम कोर्ट में भी देखता हूं, और मेरा सौभाग्य है कि राजस्थान जयपुर में भी वकालत के लिए मुझे बीच बीच में आने का मौका मिलता है, तो प्रैक्टिकल लाइफ को भी सारी चीजें देखता हूं। कोई राजनेता नहीं हूं कि झूठ बोलूं अपने फायदे के लिए। वो नेताओं को ही मुबारक है कि वो जितना बोलते हैं सबको पता है, जनता कितना विश्वास करती है नेताओं पे, ये भी सबको पता है। मैं एक अधिवक्ता हूं और जो आंकड़े रखता हूं वो बिल्कुल तथ्य के रूप में रखता हूं और इस प्रकार से रखता हूं कि जुडिशियल रिकॉर्ड के अंदर जा रहा है, गलत आंकड़ा होता है, फर्जरी का केस बनता है। अभी तक आपके चैनल पे मेरे ख्याल से पिछले साल भर में जितनी भी डिबेट की होंगी सभी को निकाल कर देख लीजिएगा, किसी में एक आंकड़ा आपको गलत नहीं मिलेगा। ये नेताओं की आदत है कि वो आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, मैं उन चीजों पर नहीं जाता हूं। अब हम बात करते हैं कि जो बातें सामने आई उनको लेके। सबसे पहले तो मैं जगदीश जी का वक्तव्य सुना, मैंने जगदीश जी ने कहा कि भाई हमें होम मिनिस्टर साहब को गहलोत साहब ने बुलाया तो गलत कर दिया। क्यों भाई, क्यों गलत किया? देश के गृह मंत्री हैं, क्या गलत किया? भाजपा की तरह उन्होंने पाकिस्तान एजेंसियों को तो नहीं बुलाया कि आप आके जांच करें। हमारे गृह मंत्री हैं, हम उनको बुला रहे हैं। जब जगदीश जी को वहां से पाकिस्तान एजेंसियों को बुलाने पे कोई आपत्ति नहीं थी, तो हमारे गृह मंत्री को बुलाने पे क्या आपत्ति है? दूसरा, उन्होंने कहा कि एनसीबी की रिपोर्ट रोजाना की अखबार में आती है कि वो अरेस्ट कर रही है। अब मतलब कोई आपके क्षेत्र के अंदर, आपके प्रदेश के अंदर कोई एक जांच एजेंसी अच्छा काम कर रही है, उससे भी आपको तकलीफ है। वो अच्छा काम कर रही है तो अरेस्ट कर रही है ना, उससे तो आपको खुश होना चाहिए कि वो तो भाई आपके वहां पे जो भी आपका करप्शन चल रहा है उस पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये भी नाराजगी है कि वो ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरा, आपने कहा कि भाई वहां पर तो जो है उत्तर प्रदेश के अंदर तो पहले अपराध होता था और अभी जो नई सरकार आई वो काबू कर रही है। तो मैं जगदीश जी को याद दिलाना चाहूंगा, मेरे ख्याल से राजस्थान में तो ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि किसी एक सरकार के 2 टर्म रहे हो, जितना मेरे को राजनीतिक ज्ञान है। तो राजस्थान में तो शायद 5-5 साल का टर्म होता है हर शासन का।
कभी एक पार्टी आती है, कभी दूसरी आती है, शायद लगातार 15 साल 20 साल कोई पार्टी शासन में नहीं रही। तो उनकी खुद की बातों में इतना विरोधाभास है कि वो एक पार्टी के ऊपर आरोप लगाने के लिए, अपने दृष्टिकोण को साबित करने के लिए सारी बातें भूल जाते हैं कि किस तरफ जा रहे हैं। दूसरी बात माधव जी ने कही, उन्होंने सामाजिक रूप से कई बातें बड़ी अच्छी कही कि पुलिस सुधार को लेकर कई बार रिपोर्ट्स पेश हुई, लेकिन किसी भी स्टेट ने या सेंटर ने कभी उसको जो है अपनाया नहीं, और वो समय की जरूरत भी है। हर प्रदेश में, चाहे भाजपा शासित प्रदेश हो या कांग्रेस शासित प्रदेश हो, उसके अंदर ये बात है और हम उसको नकार नहीं सकते कि आपका जो पुलिस महकमा है वो एक तरह से राजनीतिक जो आपके व्यक्ति आए हुए हैं चुनकर, उनके नीचे दबिश में रहता है और उसमें सुधार की जरूरत है। बार बार रिपोर्ट्स भी आई हैं, वो बड़ी अच्छी बात है, उसको मानना चाहिए। लेकिन दूसरा उन्होंने कहा पॉलिटिकल प्रोटेक्शन। तो पॉलिटिकल प्रोटेक्शन में मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जेएनके के अंदर आसिफा का बलात्कार और जो है हत्या हुई थी, उस समय तिरंगा यात्रा किसने निकाली थी वो भी सबने देखी। यूपी के अंदर सेंगर के समर्थन में रैली किसने निकाली वो भी देखी। हाथरस के अंदर जो था वो 3 दिन तक एफआईआर नहीं होती है और रात को उसको जो है चुपचाप गुमनाम की तरह जला दिया जाता है पेट्रोल और डीजल डाल करके, वो भी हमने देखा है। तो ये सब चीजें भी हम देख रहे हैं। हाल ही में जो हमारे टेनी साहब के लड़के हैं, उन्होंने किसानों पर थार चढ़ाई, तरह तरह के उनके वक्तव्य दिए गए कि वो तो मौजूद ही नहीं था, उनकी गाड़ी पर किसानों ने पैसे पहले डंडा मारा। एसआईटी की रिपोर्ट में सब कुछ आ गया कि उनकी मौजूदगी भी थी, उनको अपराधी भी माना गया। तो ये इस प्रकार के वक्तव्य देना, उसके लिए हमें तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना पड़ेगा कि पॉलिटिकल प्रोटेक्शन किस जगह पे ज्यादा है और किस जगह पे कम है। अब बात करते हैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कि राजस्थान के अंदर जो क्राइम बढ़ रहा है उसको लेकर सरकार ने क्या किया। अब देखिए, मुख्यमंत्री साहब ने इसी क्राइम को रोकने के लिए 3 प्रकार के क्राइम ज्यादातर होते हैं राजस्थान में, जो उन्होंने संज्ञान लिया इन पे कि एक तो बलात्कार के मामले, दूसरा एट्रोसिटी दलित भाइयों के साथ, और तीसरा अपहरण और बच्चों के साथ जो अपराध होते हैं उनके ऊपर। उनको लेके उन्होंने प्रदेश के अंदर स्पेशल यूनिट्स को बनाया और वो यूनिट्स को डायरेक्ट एसपी साहब की मॉनिटरिंग के अंदर काम करने के लिए जो है निर्धारण किया गया, और वो उस पर टाइमली प्रोब। आप देखिए एनसीआरबी की रिपोर्ट में ही आप पाएंगे कि 13.2% की पेंडेंसी है हमारे यहाँ, 13.2 पेंडेंसी, जो कि बहुत कम है। अगर बाकी प्रदेशों से हम तुलनात्मक रूप से देखते हैं तो टाइमली प्रोब और टाइमली चार्जशीट करना कोर्ट में, उसके लिए हमारी राजस्थान पुलिस त्वरित रूप से कार्य कर रही है और एसपी साहब के निर्देशन में कार्य करती है। जहां तक हम बात करते हैं कि यहाँ पर बलात्कार के मामले ज्यादा दर्ज हुए, तो हमें उसका दूसरा पहलू भी देखना होगा कि जो मामले दर्ज हुए उनमें से पुलिस की जांच में या न्यायालय के समक्ष जब चार्जशीट दाखिल होगी उसके बाद में कितने मामले ऐसे पाए गए जो या तो कंप्रोमाइज हुआ दोनों पार्टी में कि किसी दूसरे मोटिव से था और प्रेशराइज करने के लिए बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवाया गया, या कितने ऐसे थे जो फॉल्स एफआईआर पाई गई, जो पुलिस ने उसके अंदर क्लोजर रिपोर्ट लगाई और वो कहीं पर भी चैलेंज भी नहीं हुई। मान लीजिए पुलिस कामया एक विपक्षी दल बोलता है कि पुलिस जो है दबाव में कार्य कर रहा है, तो उसके बाद एक प्रक्रिया होती है कि जब भी पुलिस चार्जशीट दाखिल करती है या फिर वो फाइल करती है उसको कि भाई अंतिम रिपोर्ट लगा दी है, जांच में ऐसा होना नहीं पाया गया, तो उसके बाद वो न्यायालय के समक्ष जाता है। जो भी पीड़ित होता है उसको एक अधिकार होता है कि अपनी प्रोटेस्ट पिटीशन डालता है, माननीय न्यायाधीश महोदय उसके ऊपर सुनवाई करते हैं और वो दोबारा से उसका विचारण करके और फिर फैसला देते हैं। उससे भी अगर संतुष्ट ना हो तो उसको रिवीजन का राइट है कि सेशन कोर्ट में जाता है, वो सेशन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, सारे पायदान उसके लिए खुले होते हैं। तो आप तुलनात्मक रूप से देखिएगा कि कितने ऐसे अपराध दर्ज हुए और उन अपराध का निष्कर्ष क्या निकला और कितनी उसके अंदर फॉल्स एफआईआर भी पाई गई। तो आप जब उन सब चीजों का अध्ययन करेंगे और फिर आप पाएंगे कि तुलनात्मक रूप से राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत साहब, जो उनकी एक छवि है जननायक नेता की, उसी के अनुरूप अपने प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को संभाले हुए हैं, बड़े अच्छे से प्रदेश को चला रहे हैं। हाँ, विपक्ष का काम है कि विपक्ष का खेमा जब बिखरा हुआ है, विपक्ष के अंदर खुद के अंदर कुछ वो नहीं बन पाती है, तो वो इस प्रकार के मुद्दे उछालना और वो करना, वो उनका ठीक है, अपना उनको भी आखिर कुछ तो करना है ना, वो अब राजनीतिक दल है तो कुछ तो करेंगे ना, तो उनका कार्य है उसको कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं जो है सत्ता पक्ष पर भी दबाव बनता है कि वो और अच्छे से काम करें, और मैं बिल्कुल इस चीज के लिए जो है वो हूँ, मानता हूं कि गहलोत साहब और भी अच्छा काम करेंगे और प्रदेश को सुचारू रूप से चलाएंगे। उसमें हर प्रकार से अपराध को नियंत्रण में ग्रेट ग्रेट ग्रेट, आपने अच्छे से अपनी बात को तो रखा है, और आपने जो जननायक की बात कही अशोक जी के लिए, ये बात वैसे देखने में और सुनने में अच्छी लग रही है, और ये भी बात प्रदेश की जनता जानती है कि जिस तरह से रूलिंग का मॉडल है उनका, वो लगभग सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का है मॉडल। इसमें सब लोग खुश भी रहते हैं, लेकिन जनता को जिस तरह का न्याय चाहिए, और जो मॉडर्न इंडिया की जो बात है, अब हम कोई अंग्रेजों की गुलामी के राज में नहीं है कि उसी तरह के जो चक्र हैं वही चलते रहें और सबको
अंग्रेज भी तो सबको साथ लेके चलने की बात कर रहे थे ना। और वो ठीक है, वो तो आंदोलन हुआ और उसके बाद जिस तरह से हम आए हैं आज आजादी लेके, आजाद भारत में ऐसी स्थिति जिसमें कि न्याय के लिए दर दर भटकना पड़े आदमी को, एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है। और यहाँ पर जिस तरह के हालात हैं, मैंने आपको बताया कि जिस तरह से एमएलए के इलाके में एमएलए के बिना पत्ता नहीं खड़कता, आप आके देख लीजिए। और ये जो आपने बात कही कि नेताओं के बयान, तो नेता तो आप भी बनेंगे ही, आज नहीं, आज आप पार्टी के लिए स्पोक्स पर्सन की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन नेता तो आपको भी बनना ही है, पार्टी की तरफ से तो आप हैं ही हैं। और 77 के बाद से आप देखिए 77 तक तो कांग्रेस का अकेले का ही राज रहा ना यहाँ पे राजस्थान में। 77 के बाद थोड़ा सा विपक्ष को मिला है मौका, और अभी भी जो स्थितियां हैं वो वैसी की वैसी ही दिख रही हैं। हालांकि हम आपसे इस बात के लिए भी सहमत हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी जब आती है तो लगभग सिस्टम वही सिसकता हुआ ही चलता है, वो भी कोई साहसिक फैसले नहीं कर पा रहे हैं। राखी जी से 1 मिनट, राखी जी आप यदि कोई काउंटर करना चाहें विकास जी का तो आप कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली विकास जी ने फिर वही डेटा गड़बड़ दी है। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में शायद जानकारी का अभाव है कि बता नहीं पाए कि 97, मेरे पास न्यूज है पूरी रिकॉर्ड के साथ बात करते हैं सर, कि रिकॉर्ड बहुत प्रेस्टिजियस जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर ये रिपोर्ट आई थी कि 97% केसेस के अंदर जो है आपकी पेंडेंसी नहीं है, दुष्कर्म के केसेस की हम लोग बात करें। और जहां तक देखिए राजस्थान में अभी ये बात कर रहे थे कि 15-15 साल से आ रही, मेरे पास 2017 से लेकर के 21 तक का आंकड़ा है। 2018 के अंदर 4000 केस थे, 19 में 5900 आए, 20 के अंदर 5300 आए, लॉकडाउन था, और 21 के अंदर 6300 आए। तो देखिए आंकड़ों में अगर आप जाएंगे तो अब मैं फिर वही बात कहूंगी, अपनी गलती जब तक आप नहीं मानेंगे आप सुधार नहीं कर पाएंगे। आंकड़ों के जाल में क्योंकि लॉयर हैं फंसाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली जनता ग्राउंड लेवल पे देख रही है कि ये सही नहीं है। जननायक जो है अभी एज अ गृह मंत्री फेल हैं, और उन्होंने राजस्थान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को खराब और ज्यादा खराब किया है। विधानसभा में एक्सेप्ट किया ये चीज, अब यादव साहब यहां नहीं मानेंगे वो एक अलग चीज है, लेकिन विधानसभा में ये एक्सेप्शन जो है वो आपके मंत्री ने किया है। गुड पॉइंट, गुड। जगदीश जी कंक्लूड करेंगे, क्या क्या कहेंगे आप? दोनों पार्टियां वैसे तो आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का भी शासन आता है तो भी कोई इस तरह का सुधार कोई दिखाई ग्राउंड पर नहीं देता है। यह बात जरूर है कि जो मॉडल इस वक्त कांग्रेस सरकार का है वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं रहता है, क्योंकि कार्डर बेस पार्टी है और विधायकों को उतने खुली छूट उस तरह से नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा कंट्रोल तो रहता है। जी जगदीश जी। सुभाष जी देखिए, मैं इसको भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के तौर पर नहीं देख रहा हूँ। इस एंगल से आप देखिए कि राजस्थान में साल दर साल किस तरीके से कॉम्पिटिटिव तरीके से चीजें हो रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा हो या कांग्रेस का शासन रहा हो, ये पहले कहा जाता था कि साहब हमारे यहाँ कनेक्टिविटी जो है आसपास के सिटीज से, टाउन से बहुत अच्छी हो गई। तो जैसे ईस्टर्न राजस्थान है, ये बहुत नजदीक से यूपी और इससे जुड़ता है हरियाणा से, और वहाँ क्राइम के रेट ज्यादा है, क्राइम जो है करने वाले ज्यादा हैं, तो वो हमारे यहाँ पर आते हैं, क्राइम करते हैं और निकल जाते हैं। ये एक रीजन बताया गया। अब उससे भी आगे रीजन की हमारे यहाँ एयर कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी हो गई है, सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं, तो गाड़ी में बैठे और चंपत हुए। सवाल ये है कि जब शासन करने वाला ये जो उदाहरण देता है तो हंसी के अलावा कुछ भी नहीं आ सकता आपके पास, माथा फोड़ने के अलावा कुछ नहीं हो सकता। आपके पास अगर रेल और सड़क परिवहन की सुविधाएं बढ़ गई हैं या एयर की सुविधाएं बढ़ गई हैं, तो वो आपके लिए भी तो बढ़ी है, क्रिमिनल को पकड़ने के लिए बढ़ी है। yes. ये कहते कैसे आप बस छोड़ ही सकते हैं। और मैंने बताया ना कि मेंटलिटी का सवाल है। जहाँ होम मिनिस्टर के तौर पर शांति धारीवाल जी जो है ये बयान देते हो कि भाई यहाँ मर्दों का स्टेट है ये, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसलिए सारे पुलिस वाले भी ऐसी लैंग्वेज में बोलने लग गए बहुत सारे कि साहब क्या करें। जैसे यूपी में मुलायम सिंह जी का उदाहरण दिया जाता, लड़के हैं साहब, गलती हो जाती है। तो ये मेंटलिटी जो है yes. क्राइम को रोकने में बीच में आड़े आती है, और ये चाहे बीजेपी का राज हो चाहे कांग्रेस का राज हो। हमें अपनी जो मेंटलिटी है, जो फोर्सेज है, उनके स्वभाव को बदलना पड़ेगा। और ईमानदारी से देखो, अभी ये बात बोली जा रही, मैंने पिछली बार ये कहा था अभी पहले वाली टर्म में कि एसीबी जो है रोजाना 6 से 7 क्रिमिनल्स को पकड़ रही है ब्राइबरी के केस में। ऐसे ब्राइबरी के केस निकल रहे हैं जिनमें पूछो ही मत। और जो ईमानदारी का तमगा लगाए घूम रहे हैं सारे जनता के बीच में। लेकिन सरकार, जितने बड़े महत्वपूर्ण ताल्लुक वाले लोग हैं,
उनके प्रोसिक्यूशन की परमिशन नहीं दे रही। नहीं देती है, बिल्कुल अब सही कह रहे हैं आप। आप जो है विकास जी तो आंकड़ों में बात करते हैं, तो अब आंकड़े उठाकर देख लीजिए। आ रहा हूँ माधव सिंह जी परमिशन आपके किसकी दे रही है कि पटवारी ने 100 रुपए ले लिए थे, उसकी परमिशन है साहब, इसको फांसी पे लटका दो। पास। और जिसकी तनख्वाही केवल कुछ हजार है, उसके यहाँ करोड़ों रुपए का माल मिल रहा है, करोड़ों मकान मिल रहे हैं, करोड़ों का मकान, प्रॉपर्टी, जायदाद, खेती बाड़ी की जमीन, फैक्ट्री, 6-6 कारें मेंटेन कर रहा है। वो कैसे हो रहा है? उसकी परमिशन ही नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अपनी सेवा सही जगह भी कर रहा है, यहाँ से परमिशन मिलती है। तो ये अब ये कह देने से कि साहब होम मिनिस्टर जी को बुला लीजिए, हवाई जहाज भेज देते हैं, क्या हो जाएगा? आप तो खुद ही संतुष्ट हो जाओ एक बार, अशोक जी खुद संतुष्ट हो जाएं कि उनके एमएलए जो है उनकी पार्टी के, जब एमएलए का क्राइसिस आया था, आपको ध्यान है, पॉलिटिकल क्राइसिस था, तो अशोक जी ने एमएलए के बीच में खड़े होकर कहा था कि मैं एक एक की जो जो ऋण मेरे ऊपर चढ़ गया है आप लोगों का साथ देने का, वो ऋण आप लोगों का उतारूंगा मैं। उतार तो रहे हैं। उतारेंगे। ये उतरता कैसे है? ऐसे उतरता है। यस, यस। एक विधायक का बेटा पकड़ा गया होटल में रेप करते हुए, तो कुछ नहीं होगा उसके साथ, ये विधायक जी मोबिलाइज हो गए वोट देने के टाइम पर। तो ये जो मेंटेलिटी है, इस मेंटेलिटी को तोड़ना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि अशोक जी इस बार ऐसे ढंग से काम कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब, जैसे इनका ये लास्ट टर्म है, यस। जो कुछ हो जाए वो कर लो। जैसे देखो अभी आज के अखबार में ही कितने जबरदस्त तरीके से एक पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है कि 200 एमएलए को आईफोन दिया है, 2 करोड़ रुपए इस पे लगा दिया है। क्या कर रहे हो आप? बांटे जा रहे हैं स्टेट के खजाने में, और वैसे पैसे के लिए चिल्लाते हैं, इस काम के लिए पैसा नहीं है, खजाना खाली है, आप जरा सा मनरेगा में पैसे लेट हो गए, केंद्र ने लेट दिए। अरे तो आप क्या कर रहे हो? सारे काम केंद्र ही कर देगा तो आपको स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनाने का फायदा क्या है? मैनेज तो आपको करना पड़ेगा ना। ये जो यस। उलानेबाजी है, ये इसको छोड़कर यही तो तो जो ठीक गिमिक, ये जो पॉलिटिक्स में गिमिक खेला जा रहा है ना जगदीश जी, ये बहुत खतरनाक बात है। सरकार में आप बने यही रहना चाहते यही हैं, मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए जिस तरह के मॉरल आपको आपके बारे में जाना जाता है, आपको गांधी की प्रति मतलब आपको माना जाता है राजस्थान के गांधी हैं, और आपके बारे में ये कहा जाता है कि साहब आप बहुत पाक साफ हैं, बहुत ही उस तरह से। लेकिन इस तरह के जब उदाहरण सामने आते हैं, आपने भी पीछे दिनों देखा होगा कि कुछ ऐसे एक आईएएस अफसर के बारे में अभी बहुत ज्यादा चर्चाएं हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप में पूरी तरह से गिरफ्तार होने के बावजूद उनको रेजिस्ट्रेट कर दिया गया, वापस पदस्थापना कर दी गई। स्टेट हाँ, और इस तरह से बड़े जो लोग हैं, आपको ध्यान होगा रिचेस्ट ब्यूरोक्रेट रहे हुए लोग भी मंडलों के अध्यक्ष बना दिए गए, और जिनके बारे में पूरी तौर पर साफ था, लेकिन ये इनके चहेते होते हैं। इसलिए बहुत गंभीर बातें हैं ये समझने जैसी बातें हैं कि राज चलाने मात्र के लिए, आप सरकार में बने रहने मात्र के लिए आप इस तरह के समझौते कराते हैं, करते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। इसके ऊपर प्रदेश की जनता को भी सोचना चाहिए, हमें भी सोचना चाहिए, और राजनेताओं को भी सोचना चाहिए। माधव सिंह जी, क्या कहेंगे आप, किस तरह से ये मामला, इसका क्या एक कॉमन आदमी के हिसाब से क्या इसका हल देखते हैं आप, किस तरह से राजनेता जिस तरह से रंग बदलते दिखते हैं और जब बारी आती है जब पलट जाते हैं? जी माधव सिंह जी। पॉलिटिकल कंट्रोल बहुत सारी संस्थाओं से नहीं हटेगा, मुख्य रूप से पुलिस और जुडिशरी से नहीं हटेगा। कोई जो है वो सुधार नहीं हो सकता है। सरकारें बदल जाती हैं, सिस्टम वही रहता है। अभी जो फिल्म आई है उसके अंदर भी एक संवाद है कि सरकार तो उनकी है, सिस्टम हमारा है। तो वो सिस्टम कंटिन्यू रहता है। ये जो चौथ वसूलने के अधिकार देके जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं, इसका खामियाजा तो जनता को भुगतना पड़ेगा ना। और एक समझ में नहीं आ रही कि इतने बड़े प्रतिष्ठित नेता, इतने महत्वपूर्ण, उन्होंने उसी तरह का जैसा मुलायम सिंह जी ने कभी बयान दिया था शर्मनाक, वो उन्होंने दे दिया है कि ये देश मर्दों का देश है। मतलब ये किसी भी तरह से, मतलब ऐसे व्यक्ति, माफ कीजिएगा, एक कॉमन आदमी सोचता है कि ऐसे आदमी को अपनी मंत्रिमंडल में क्यों बने हुए हैं वो, बल्कि ऐसे आदमी पॉलिटिक्स में क्यों है।
भाई ये Yes. जो बात हो रही है, सड़क की बात हो रही है, तो लालू जी कहा करते थे गांव वालों से कि सड़क बनवा दो, तो सड़क बन जाएगी तो तुमको पुलिस आके पकड़ लेगी। ये तो हमारे राजनेताओं का चरित्र है, जिन लोगों ने हम पे राज किया है और बहुत लंबा राज किया है। उनके जो अवशेष बचे हुए हैं वो कैसे उसकी सफाई होगी। जो उनके प्रतिद्वंदी है वो भी आए और ठीक से सफाई करें, लेकिन दे ऑल्सो इन्वॉल्व इन द यूजिंग द सेम रॉटन सिस्टम। वो Yes. जो सड़ा हुआ जो तंत्र है उससे अपने काम निकालना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ी त्रासदी इस देश की राजनीति की और व्यवस्था की, तंत्र की यही है। यस, यू आर राइट। एंड जो लोगों को खाने को मिल रहा है, इस बहाने से लाभ मिल रहे हैं, वो लोग फिर इसी तरह के इनको जिता के लाते हैं, भीड़ इकट्ठी करते हैं, पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। और ये सिस्टम, जैसा आपने बताया कि ऐसे ऐसे नेता जिनको जनता वापस से चुन के भेज देती है, इसके पीछे की कहानी भी जनता को भी समझनी चाहिए। क्योंकि ये जो मतलब हिस्से बकरे खाने की जो आदत पड़ गई है वो ठीक नहीं है। जब तक वो ठीक नहीं होगी तब तक मॉरल सिस्टम कायम नहीं होगा। तो आपने सुना हमारे एस्ट्रीम्ड गेस्ट से कि किस तरह का मामला चल रहा है, किस तरह की राजनीति चल रही है, और मुंह देखकर तिलक निकालने की जो परंपरा चल पड़ी है, इसको बंद होना चाहिए। हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए थे कांग्रेस की तरफ से ऑल इंडिया कांग्रेस की लीगल सेल के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट विकास जी यादव, और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता राखी जी राठौड़, साथ ही सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट श्रीमान जगदीश जी शर्मा और सोशल एक्टिविस्ट श्रीमान माधव सिंह जी। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो आज का हमारा जो मुद्दा था उसको हमने बहुत ही इन डिटेल, इन डेप्थ डिस्कस किया है और आप सबको इस बारे में जानकारी दी है कि आप सबका भी क्या दायित्व है, क्या कर्तव्य है, किस तरह की सरकार चल रही है, किस तरह से लोक लुभावन वादे किए जा रहे हैं और किस तरह से सबको खुश रख के, सबको साथ लेके, और इसी सिस्टम को, ये सड़ा गला सिस्टम जो हमारे साथ चल पड़ा है, इसी को बरकरार रखने की जो कवायद चल रही है, इसको कहीं ना कहीं देखने की जरूरत है। इसमें आमूल चूल सुधार की जरूरत है। आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आप बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।